हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर में। लास्ट टाइम हमने फिजिक्स की अर्जुन सीरीज के 3 वीडियो देखे थे जिसमें मैंने 50 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे और आज फोर्थ शॉट में वन शॉट में हम सिर्फ 50 एमसीक्यू वन टाइम में ही कंप्लीट करने वाले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका बेनिफिट सबको मिले। तो आज शुरू करते हैं हम फोर्थ शॉट का फर्स्ट क्वेश्चन। कूलॉम्स लॉ इज करेक्ट फॉर डिस्टेंस। देखो, सबसे पहली चीज़ कूलॉम्स लॉ एक तो न्यूक्लियर फोर्सेस के रेंज में जब हम पहुंच जाते हैं तब तक लगता है, राइट। तो वहां का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 10⁻⁻15 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग, लेकिन 10⁻18 के ऑर्डर में अगर हम पहुंच जाते तो जो कूलॉम का फोर्स है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए ये डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको CTM करना है, कॉपी टू मेमोरी। न्यूक्लियर फोर्सेस की वैलिडिटी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर और लेस देन 18 मीटर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ध्यान होगा तुम्हें कूलॉम फोर्स क्या था, KQ1Q2/R², जहां पे F और R के बीच का ग्राफ कैसा होता है, रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। मूव होते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम। डायपोल होता क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है किस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फ्रॉम -Q टू +Q। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है +Q से -Q। किस तरफ होती है, +Q से -Q, मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट है। अगर तुम्हें पूछा जाए EMF का डायरेक्शन तो EMF का डायरेक्शन क्या होता है, -Q टू +Q। तो ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³, जब r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा हो। अब एग्जामिनर तुम्हें पूछेगा ऑन एक्सिस व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए वहां पे थीटा कितना आएगा, 0। तो ऑन एक्सिस क्या होगा, थीटा 0। लेकिन जब तुम इक्वेटोरियल पे पहुंचोगे, इक्वेटोरियल मतलब इन चार्जेस की बाइसेक्टर लाइन पे, तो बाइसेक्टर लाइन पे जब देखते हो तो डायपोल मोमेंट तुम्हारा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आता है, राइट साइड आता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ई इक्वेटोरियल जब हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में तो आगे साइन क्या आता है, माइनस आता है। यही रीजन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलॉम अलोंग z डायरेक्शन। ठीक है, ये इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है z के अलोंग। The flux passing through square of 10 cm side placed in xy plane inside the electric field is। मान लो कि यहाँ पे xy plane रखा हुआ है, तो हमें पता है कि xy plane और z दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो किस तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। xy के परपेंडिकुलर मतलब किस तरफ हुआ, z एक्सिस के अलोंग हुआ। तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हैं, पैरेलल हो गए। और अगर दोनों ही पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों, 0 डिग्री। और एंगल 0 हुआ तो ये कितना हो गया, φ cos 0। तो E हमारे पास कितना है, 100। साइड लेंथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, मतलब वो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। और स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 100 × 0.01 दैट इज 1।
तो करेक्ट आंसर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज 1. नाउ fourth question, an electric dipole moment P is placed in a uniform electric field of intensity E. डायपोल को रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पैरेलल टू द फील्ड. इसका मतलब पहले कितना है, θ1 हमारे पास 0 डिग्री है. वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब हम 0 से थीटा तक डायपोल को घुमा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा. तो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का डायपोल के लिए, PE cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2. हम 0 से कहाँ पे ले गए उसको, θ2 इज इक्वल टू थीटा तक ले गए. तो PE क्या हो जाएगा, cos 0 माइनस कितना हो जाएगा, cos θ. cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस cos θ हो गया. दिस इज व्हाट वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos θ. देखो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसमें क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है. लेकिन टॉर्क की बात करें तो ये क्या आता है, टोपी साइन थीटा. लेकिन टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में क्या आएगा, साइन. पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, तो क्या आएगा, कॉस. इस तरीके से तुम याद रख सकते हो. नेक्स्ट, 2 microfarad capacitor is connected with 50 volt supply and 3 microfarad connected with 100 volt supply. Now after removing the battery, if two plates of same types of charges are placed to form a new capacitor, then potential differences. अब देखो सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज किया गया तो उस पर क्या आएगा, कुछ चार्ज आएगा, तो वो कितना होगा, 2 into 50, that will be what, 100 माइक्रोकूलम. CV होता है ना Q2. दूसरे पे कितना चार्ज आएगा, 3 into 100, मतलब कितना हो गया, 300 माइक्रोकूलम. ये चार्ज हो गया. अब देखो उन्होंने बोला क्या है कि सेम टाइप की प्लेट को साथ में कनेक्शन में ला रहे हैं. इसका मतलब सेम टाइप की प्लेट अगर पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव, तो बच्चों कौन से टाइप का कनेक्शन हुआ, पैरेलल कनेक्शन हुआ. कौन से टाइप का कनेक्शन हुआ, पैरेलल कनेक्शन. तो दोनों का जो वोल्टेज है वो फाइनली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2. पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 इंटू V, दिस विल बी द फाइनल चार्ज. और इनिशियल क्या होगा, दोनों का एडिशन, दैट इज व्हाट, Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्ज का कोई नुकसान नहीं होता है, चार्ज जितना है उतना का उतना ही रहेगा. तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 प्लस 3 इंटू कितना हो गया, V, एंड दिस इज व्हाट, 100 प्लस 300. सो 100 प्लस 300 कितना हो गया, 400, और 400 बाय 5 मतलब कितना आ गया हमारे पास फाइनल वोल्टेज, 80 वोल्ट. किसके बाद है ये, आफ्टर कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है. नाउ अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ. द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ वैक्यूम इज 5 माइक्रोफैरड. वैक्यूम मतलब C0 अपने को दिया हुआ है, कितना है, 5 माइक्रोफैरड. इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विथ अ K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, देन द कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू व्हाट. तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कराते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो कितना हो जाएगा, KC0 हो जाएगा. वो K कितना है हमारे पास, 1.5, और C0 कितना है, 5, मतलब ये कितना हो गया, 7.5 माइक्रोफैरड हो गया. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, C हो गया. लेकिन देखो ये जो फिल किया गया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, वो प्लेट को कंप्लीटली फिल किया हो गया, तब इतना आता है. बट मान लो कि हमने उसको कंप्लीटली फिल नहीं किया, और ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, लेकिन हमने सिर्फ इतना सा फिल किया, तो क्या होगा, तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस क्या हो जाएगा, T बाय K हो जाएगा. ये आएगी हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू जब उसको पार्शियली फिल किया गया, कंप्लीटली नहीं फिल किया गया. अब देखो कैपेसिटेंस KC0 हो गया, तो पोटेंशियल कितना होगा, V0 बाय K, मतलब वो डिक्रीज हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है, E0 बाय K हो जाता है.
लेकिन चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इन कैपेसिटेंस में देखा जाए तो अगर ये पॉइंट हमारे पास क्या है, मैं एक बार इसको फिर से एक कॉपी इसका ले लेता हूं यहाँ पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये A है हमारे पास, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये वायर भी तो डायरेक्टली जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ तुम्हारे पास, A हुआ। हमें किसके बीच में निकालना है, A और B के बीच में। लेकिन यहां से यहां जा रहे हैं तो एक कैपेसिटर आ रहा है, मतलब यहाँ पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। तो हमें किसके बीच में निकालना है वो ध्यान रखना है। तो हम उन पॉइंट्स को कहाँ पे लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। और जो पॉइंट एक बीच में आ रहा है उसको हमने कहाँ ले लिया, C ले लिया। अब देखते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से कैपेसिटर्स आ रहे हैं। तो देखो A से C की तरफ जा रहे हैं तो एक कैपेसिटर आ रहा है, तो ये हो गया कितना, 2। फिर हम C से B की तरफ जा रहे हैं तो एक कैपेसिटर आ गया, वो कितना हो गया, 2, तो ये आ गया। फिर देखो C से A की तरफ एक और कैपेसिटर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हो गया C से A की तरफ। और फिर देखो A से B की तरफ कैपेसिटर आ रहा है इस वाले पोर्शन में, मतलब ये कैपेसिटर A से B ऐसा हो जाएगा। बनाना देखो सर्किट डायग्राम टोटली डिफरेंट, जैसा हमें लग रहा था वैसा है नहीं है। तो देखो ये 2 और 2 किस में है, पैरेलल में। तो पहला कितना हो जाएगा, AC वाला हमारे पास 4 हो जाएगा, राइट, AC का 4 हो गया। फिर इसके साथ में B वाला किस में है, सीरीज में हो गया, राइट। तो सीरीज का कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 2 अपॉन वॉट, 4 प्लस 2, तो 8/6 मतलब कितना हो गया, 4/3 इसके साथ में CAB के साथ में, ठीक है। अब इसके साथ में ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 4/3 प्लस 2 मीन्स कितना हो गया, ये 4/3, सॉरी आई हैव डन सम मिस्टेक हियर, दिस इज 12। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 12। तो 4 इंटू 12 मतलब कितना हो गया, 48, और 48/6 मतलब ये कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। तो 8 के साथ में 2 अगर हम देखें तो कितना होगा फाइनली, वेयर इज द प्रॉब्लम, जस्ट वेट, लेट्स सी दिस। ये है 2, ये है 2 AC वाला, और यहाँ पे CB वाला कितना आया, 12 आया, और ये कितना हो गया हमारे पास, AB वाला 2 हो गया। तो देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 के साथ में 4 इंटू 12 डिवाइड बाय कितना हो गया, 4 प्लस 12, यस, यहाँ पे एरर था हमारा, 48/16 मतलब ये कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड हो गया। और 3 के साथ में 2 किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 2, इसका मतलब कितना आ गया हमारा फाइनल आंसर, 5 माइक्रोफैरड आ गया। मैंने वैल्यूज देखने में थोड़ी सी एरर कर ली। सो C इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइक्रोफैरड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज व्हाट, T, व्हेन इट हैज कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिकोफैरड। देखो जब प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, टोटली T है, तब उसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा, 100 पिकोफैरड, मतलब हम क्या ले लेते हैं, C0 ले लेते हैं, और वो कितना है, ε0 A/T, एंड दिस इज गिवन एज अ व्हाट, 100 पिकोफैरड। अब क्या हो रहा है, देखो नाउ अ मेटल फॉइल ऑफ थिकनेस T/3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, न्यू कैपेसिटेंस विल बी। तो मेटल प्लेट अगर इंसर्ट कराए तो मेटल प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन मेटल प्लेट से इसको पूरा नहीं भरा हुआ है, कैसा भरा हुआ है, पार्शियली। तो अब C कितना होगा हमारे पास, ε0 A अपॉन D की जगह T आ जाएगा, कितना फिल किया है, T/3 से, प्लस T अपॉन कितना, T/3 अपॉन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो हट गया। तो T माइनस T/3 कितना होगा, 2T/3, इसका मतलब ये कितना हो गया, 3/2 ε0 A/T हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, तो 3/2 इंटू 100। So correct answer is what, 150 microfarad.
Okay. Now, one moving electron when comes closer to the stationary electron, then its kinetic energy, potential energy respectively. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वन मूविंग इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अगर आ रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो सीधी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाय आर। तो के माइनस ई डिवाइड बाय आर, तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर बाय आर हो गया। और देखो वो क्लोजर आ रहा है, इसका मतलब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली सीधी बात है यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी सेकंड में बोला गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। नाउ फॉर कंडक्टिंग वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू द वायर, मतलब इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओनली करंट। तो देखो हम नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसा बना सकते हैं, तो J इज इक्वल टू क्या होता है, एनईवीडी, राइट। I इज इक्वल टू क्या होता है, एनईएवीडी। अब फॉर्मूला देख के क्या लगता है कि करंट तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन देखो जितना चार्ज पर सेकंड एंटर करता है उतना ही चार्ज डेफिनेटली पर सेकंड बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तो करंट तो क्या रहा, सेम रहा। करंट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होने पे कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर करंट सेम रहा तो I इज इक्वल टू क्या होता है, जा। तो डेफिनेटली J कांस्टेंट नहीं रहेगा, और J कांस्टेंट नहीं रहेगा इसका मतलब तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं रहेगा। तो हमारे पास ओनली आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ओनली करंट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a voltmeter of very high resistance is joined in circuit as shown in the figure, the voltage shown by the voltmeter। देखो सबसे पहली चीज हाई रेजिस्टेंस, इसका मतलब आइडियल वोल्टमीटर की बात की गई है, और आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये जो करंट यहां से जा रहा है ना, वो वोल्टमीटर में कुछ भी नहीं जाएगा। तो मान लेते कि बैटरी ने करंट I सप्लाई किया, तो वो I का I ही यहीं पे जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसका, ये 8 और 8 किस में है, पैरेलल में। तो 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 8, तो कितना हो गया, 64/16, मतलब ये 4 हो गया। और ये 6 और ये 4 किस में हो गए, सीरीज में। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 10। तो हमारे पास जो बैटरी ने करंट सप्लाई किया वो कितना हो जाएगा, 10/10, क्योंकि 6 और 4 किस में है, सीरीज में। तो 1 एम्पियर बैटरी का करंट आ गया। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स। तो इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज I, 1, व्हाट इज R, 6। इसका मतलब कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। नाउ two bulbs of 220 volt 100 watt are first connected in parallel and then in series with a supply of 220, total power in both cases will be। तो इन सीरीज मैं बता दूं तुम्हें, सीरीज में जो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/P1 प्लस 1/P2, ये होता है सीरीज का। तो 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/100 प्लस 1/100, तो 2/100, मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास, P इक्विवेलेंट 50 वॉट आ जाएगा। लेकिन बात करें इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, इसका उल्टा। पैरेलल में P इक्विवेलेंट कितना होता है, P1 प्लस P2 होता है। तो दैट इज व्हाट, 100 प्लस 100, मतलब 2 सेंचुरी, कितना हो गया, 200 वॉट।
तो आर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट दिस। क्योंकि देखो बच्चों, पहले क्या बोला गया उन्होंने, पैरेलल बोला है, और फिर क्या बोला है, सीरीज बोला है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये आंसर भी दिया हुआ है 50 और 200। नाउ अ चार्ज पार्टिकल गेन्स एनर्जी ड्यू टू व्हाट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ दिस फील्ड है। तुम्हें ध्यान होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज जो होता है ना, वो कैसा घूमता है, सर्कुलर मोशन में या फिर लीनियर मोशन में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। सर्कुलर मोशन में होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा वो, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता है। इसका मतलब उसकी पावर सप्लाई क्या होगी, जीरो होगी। जब वो लीनियर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, तो फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में फोर्स ही नहीं मिला तो पावर मिलेगी, तो बात ही नहीं है। लेकिन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या अप्लाई करता है, फेक। तो वो चार्ज को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज को एक्सेलरेट करता है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ओनली कौन एक्सेलरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फेक से याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, एम्पियर सर्किट लॉ इज ट्रू फॉर सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स, स्टेडी करंट्स, ओनली दोज करंट विच आर मेजर्ड इन द एम्पियर। तो वो किसके लिए होता है, स्टेडी करंट, मतलब यूनिफॉर्मली जो करंट फ्लो हो रहे हैं उनके लिए ही अप्लाई होता है। क्या था एम्पियर सर्किट लॉ, क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट सिग्मा आई। तो इसके हमारे पास कुछ एप्लीकेशन आए थे, उनके फॉर्मूला बता देता हूं। वायर, वायर के आउटसाइड में हमारे पास बी कितना था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इनसाइड कितना था, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर था। फिर हमने दूसरा पढ़ा था सोलेनॉइड, जिसको मैंने याद रखने के लिए बोला था क्या, कि मुन्नी बदनाम सोलेनॉइड के लिए। तो उसका क्या याद रखना है, बी इज इक्वल टू व्हाट, मुन्नी, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन कितना है तुम्हारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। फिर इसका तीसरा एप्लीकेशन क्या था, टोरॉइड। टोरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इनसाइड रीजन में जीरो, लेकिन कोर वाले रीजन में जब हम बात करते तो कितना आता है, म्यू नॉट आई बाय व्हाट, 2 पाई आर, और नंबर ऑफ टर्न्स है एन, तो ये एन हो जाएगा। यहां पे भी तुम मुन्नी याद रख सकते हो, जहां पे एन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एन डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो 3 एप्लीकेशन है एम्पियर के जो याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया वापस। एन एक्सट्रीमली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ अ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, ए, कैरीज ए करंट आई, देन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस a by 2। रेडियस a है, इसका मतलब a by 2 वाला कहाँ होगा, वायर के अंदर, और 2a वाला कहाँ होगा, बाहर होगा। तो हमें क्या निकालना है, b in अपॉन व्हाट, b आउट। तो इनसाइड में कितना आएगा हमारे पास फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और इनसाइड कितना है, आउटसाइड कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। यहाँ पे मैं आर डैश कर देता हूँ क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर, सॉरी आर डैश दोनों सेम नहीं है। क्या कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई। तो देखो स्मॉल आर मतलब कितना हो गया, इनसाइड का पॉइंट, और इनसाइड कहाँ पे, a by 2 पे। नीचे रेडियस कितना है, a स्क्वायर, आर डैश कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कितना हो गया 2a, राइट। आर डैश कहाँ जाएगा, ऊपर, तो वो कितना हो गया 2a, और नीचे म्यू नॉट आए तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस बिकम व्हाट 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। सो काफी अच्छे से ध्यान में देना है। नेक्स्ट थिंग, इन द फिगर देर आर 2 semicircle R1 R2 in which current I is flowing, find the magnetic induction at the center। तो देखो ये जो करंट जा रहा है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस में मतलब ऐसे घुमाओगे राइट हैंड थंब रूल से तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ, ऊपर वाले भाग से अंदर की तरफ। और इधर से देखोगे तो भी किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि हो रहा है तो एक लूप ही बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। अब याद करो पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। लेकिन
अगर हम इस कॉइल का छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जिसमें एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई होगा। तो अब हमारे पास थीटा की जगह कितना है, पाई है, क्योंकि देखो ये भी सेमी सर्कल बना रहा है और ये भी सेमी सर्कल बना रहा है। तो हमारा अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय व्हाट, पाई से पाई कट गया तो ये 4r हो जाएगा। अब देख लेते हैं, दोनों की वजह से डायरेक्शन तो ऑलरेडी इनसाइड ही आ रही है, तो b कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2 हो जाएगा। तो पहला कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r1, और दूसरा कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r2। क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1/r1 1/r2, r2 इधर चला गया, r1 इधर आ गया, डिवाइड बाय r1 r2। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 17 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड v along a circle of radius r, its magnetic momentum will be। देखो जो बच्चे इसको डायरेक्टली याद रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है AVR/2। लेकिन जिसको ये नहीं आता है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किससे याद रखना है, मीना से। किससे याद रखना है, मीना। तो IN है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला घूम रहा है तो n कितना हो जाएगा, 1। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम इंटू कितना हो गया, a। कौन घूम रहा है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहा है, v स्पीड से। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो गया, 2πr बाय, यहाँ पे स्मॉल r ले लेते हैं, 2πr बाय v हो गया, और एरिया कितना हो गया, πr²। देखो इसको कैंसिल करोगे तो EVR बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बच्चों देखो मैंने तुम्हें दोनों मेथड बता दिए, एक तो डायरेक्टली CTM कर लो या फिर ये तरीका याद रखो मीना से। लेकिन इसमें दूसरी चीज और पूछी जाती है और वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय क्या, एंगुलर मोमेंटम, वो होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और वो कितना आता है, E/2m आता है। इसको बोलते हैं क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, GR। लेकिन एक और चीज है इसमें, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, M मिनिमम, और M मिनिमम क्या होता है, E/2me, और ये L क्या होगा, MVR। लेकिन बाबा बोर कह के गए कि MVR किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। और अगर तुम n की वैल्यू 1 ले लेते हो, मतलब ग्राउंड स्टेट, कौन सा, ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट लोगे तो तुम्हारे पास बोर मैग्नेटॉन क्या आएगा, मिनिमम आएगा। M मिनिमम कितना हो जाएगा, EH/4πme हो जाएगा। दिस इज व्हाट, बोर मैग्नेटॉन। तो मैं जितनी भी चीज़ें तुम्हें टॉपिक से रिलेटेड आ रही है, क्वेश्चन से रिलेटेड आ रही है, वो साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैक्सिमम फॉर्मूला तो मैं तुम्हें ऐसे ही याद करवा दूंगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहो इसको। When 2.5 shunt is connected with 25 ohm resistance of galvanometer, what fraction of total current I passes through the galvanometer? अब देखो यहाँ पे हमें अमीटर का कन्वर्जन दे रखा है, ठीक है, 2.5 शंट ओम दे रखा है। तो हमारे पास S इज इक्वल टू क्या आता, IG/I-IG, क्योंकि अमीटर सर्किट में कैसा लगता है, सीरीज में रखता है, तो शंट उसके साथ में कैसा लगेगा, पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो S कितना दे रखा है, 2.5। यहां से अगर मैं IG कॉमन ले लूं तो हमारे पास IG अपॉन कितना हो जाएगा, IG अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, I/IG -1 हो जाएगा, ठीक है। तो IG यहाँ से खचा, बचा क्या हमारे पास, इस टर्म को पूरा इधर ले लेते हैं, तो I/IG -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, G/2.5। तो G कितना है, 25 डिवाइड बाय 2.5 कितना आ जाएगा, 10 आएगा। तो I/IG कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया, -1 है, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया। अब देख लो तुम्हें कौन सी वैल्यू पूछी है, IG/I पूछा गया है, तो हमारे पास IG/I क्या हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, E, ठीक है। और मान लो कि ये क्या होता, हाई रेजिस्टेंस होता, जिसमें क्या आता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में क्या रहता है, वहां पे हमारे पास रहेगा
हायर रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू व्हाट, V बाय आई जी माइनस वॉट जी। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, तो ध्यान रखने का इसको। लेकिन देखो अगर इसमें तुम्हें एन के फॉर्म में कन्वर्जन दे रखा है तो शंट में क्या आता है, जी अपॉन एन माइनस वन अमीटर के लिए। लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, आर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू जी हो जाता है, मल्टीप्लाई। वोल्ट मीटर ज्यादा रेजिस्टेंस तो मल्टीप्लाई, अमीटर कम रेजिस्टेंस तो डिवाइड। One magnet is cut perpendicular to the axis and divided into two pieces. The length of the ratio is what, 2:1। तो देखो एक मैग्नेट है, उसको ऐसे कट किया गया, ये दो भाग और ये एक भाग 2:1 में। तो मुझे बताओ यहाँ पोल स्ट्रेंथ में कोई कट आ रहा है, नहीं आ रहा है। और पोल स्ट्रेंथ में कोई कट नहीं आ रहा, तो पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम, उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। और जब पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज आएगा ही नहीं तो पोल स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा, 1:1, सीधी बात है। लेकिन क्या मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आएगा, यस आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू कैपिटल एल लो। पूरा मैग्नेट का लेंथ अगर एल लेते हो तो कैपिटल एल ले सकते हो, और अगर 2l ले रहे हो तो 2l ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि एल चेंज हो गया। अब देखो जब हम मैग्नेट को इस तरीके से कट करते हैं परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आ रहा है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। जब हम मैग्नेट को उसकी लेंथ के अलोंग कट करते हैं तो उसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है। ऑसिलेशन टाइम पीरियड जो कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ आई बाय एम बी होता है। लेकिन जब हम इसी मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हैं तो टाइम पीरियड में चेंज आता है, जितने भाग करोगे उतना वो उससे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अ स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट। पहले हमारे पास क्या है, वायर है जिसका लेंथ कितना है, l है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है, m दे रखा है। मतलब m इज इक्वल टू, सीधी बात है, कितना हो गया, क्यू एम इंटू एल हो गया। अब इसी वायर को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट अब कितना आना चाहिए, क्यू एम इंटू 2r आना चाहिए। तो हमें r निकालना पड़ेगा, क्या आएगा r। देखो ये लेंथ किसके बराबर है, सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना आएगा हमारे पास, l इज इक्वल टू पाई r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l बाय पाई। तो m कितना आ गया बच्चों, क्यू एम इंटू 2l बाय पाई। तो देखो क्यू एम इंटू एल कितना हो जाएगा, m हो जाएगा ऊपर से, तो ये कितना आ गया, 2m बाय पाई आ गया। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। नेक्स्ट थिंग, अ बार मैग्नेट इज प्लेस ऑन एक्स एक्सिस। एक बार मैग्नेट को एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। इट्स डायपोल मोमेंट इज दिस, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, देन टॉर्क एक्टिंग इज व्हाट। तो हमारे पास टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b होता है ना। m कितना दे रखा आपने को, 50i के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.5 प्लस 3j के, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो कितना हो जाएगा, i क्रॉस i क्या होता है, 0, मतलब पहली टर्म तो 0 हो गई। दूसरी 50 इंटू 3 कितना होगा, 150, और क्या हो जाएगा, i क्रॉस j क्या होता है, k होता है। तो 150 क्या आ गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तांबे। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2p। नाउ म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, xm ससेप्टिबिलिटी, एंड परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज व्हाट। तो तुम्हें ध्यान है म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस का m, और ये कितना हो गया, म्यू बाय म्यू नॉट हो गया। रिलेटिव परमिबिलिटी, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस का m हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये ससेप्टिबिलिटी का m है, ठीक है। अब डाया, पैरा और फेरो,
इनके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? डाया के लिए -1 to 0। जब कायम -1 होगा तो क्या होता है? वो सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सीधा बाहर निकल जाता है। उसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? मेसनर इफेक्ट। ध्यान रखना ही। पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा लगाव होता है इनको मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। फिर इसमें 1 ऐड कर दोगे तो म्यू आर मिल जाएगा। फेरो के लिए कायम की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होती है, तो म्यू आर भी काफी ज्यादा आता है। नेक्स्ट, अ टोरॉइड वाउंड इन 100 टन्स कैरीज ए करंट 3 एम्पियर। मतलब हमें कैपिटल एन दे रखा है 100, आई दे रखा है कितना? 3। द कोर ऑफ टोरॉइड इज मेड हैविंग आयरन ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर गिवन है, और वो कितना है? 5000 म्यू नॉट। अंडर अ गिवन कंडीशन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आयरन इज व्हाट? अब म्यू आर क्या होता है हमारे पास? 5000 इंटू कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। ये म्यू आर दिया हुआ है रिलेटिव, ठीक है, अंडर गिवन कंडीशन। तो म्यू नॉट की वैल्यू पता है, तो हमारे पास टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल मुन्नी डिवाइड बाय 2 पायर। तो ये देखो n बाय 2 पायर की जो वैल्यू है वो कितनी है? नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू इंटू एन कितना हो गया? 100, और आई कितना हो गया? 300। तो ये कितना हो जाएगा? 300 म्यू। तो हमारे पास ये किसके बराबर होता है? म्यू बाय म्यू नॉट के बराबर होता है। 5000 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहाँ से बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेना, म्यू आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। योर करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, द ग्राफ। ससेप्टिबिलिटी विथ टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी है होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/T होती है। अगर यहां पे तुम्हें ग्राफ ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का पूछा होता तो कैसा आता? इस तरीके से आता, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने देखो यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या दे दिया? 1/T दे दिया सीधा। इसका मतलब कायम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T है ना? तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इसको कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, डायरेक्ट टेम्परेचर की जगह 1/T दिया हुआ है, ठीक है। नाउ एक और चीज इसमें बता देता हूं, ये किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। लेकिन अगर बात करें डायामैग्नेटिक की, तो डायामैग्नेटिक में तुम्हारा ग्राफ कैसा आता? टेम्परेचर के साथ में कांस्टेंट, क्योंकि डायामैग्नेटिक पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं। डी फॉर दुश्मनी, पी फॉर प्यार। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ टू विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन इज 50 मीटर। It is flying at a speed of this. The vertical component of Earth magnetic field is this. Induced EMF between the two points is what? देखो प्लेन जा रहा है इस तरीके से, ये इसके 2 विंग्स होंगे। अब ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है? 50 है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? BVL। बी कितना दे रखा है अपने को? 2 इंटू 10 की पावर -4। वी कितना? 360 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड में। और एल कितना है अपने पास? 50। सॉल्व करते कितना आएगा ये? देखो 360/18 मतलब कितना हो गया? 20। 20 इंटू 5 कितना हो? 100। 100 इंटू 50 कितना होगा? 5000। और 5000 इंटू 2 कितना होगा? 10,000। तो 10,000 इंटू 10 की पावर -4 इज व्हाट? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट आया तो रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या होगा? जो रोटेट होगा, जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो ई कितना होता है? B⍵L²/2 होता है। लेकिन जब कोई सरफेस घूमता है लाइक आर्मेचर, तो उस टाइम पे हमारे पास E इज इक्वल टू क्या अप्लाई करना है? sin ωt।
ये किसका केस हो जाएगा? जनरेटर का केस हो जाएगा। ठीक है, जब सरफेस घूम रहा है, जब रॉड घूम रही है तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, जब वायर मूव हो रहा है तो कौन सा लगाना है? बीवीएल। इन तीनों फॉर्मूला में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, a coil of surface 100 centimeter square 50 turns is held perpendicular to the magnetic field of intensity this. The resistance of coil is this. Remove from the magnetic field in 1 second. The induced charge on the coil is. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा फाई बाय आर। तो इससे आएगा चार्ज, तो हमें डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा। क्या होगा डेल्टा फाई? सीधी बात है, डेल्टा फाई क्या होगा? NBA डिवाइड बाय आर। क्यों? क्योंकि देखो बाद में तो उसको निकाल लिया, मतलब फाइनल वाला तो क्या होगा? फाई 2 माइनस फाई 1 में अगर देखें तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई झंझट है नहीं, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, एन कितना है हमारे पास? 50। बी कितना है? 0.02। एरिया कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू कितना होगा? 10 की पावर -4 डिवाइड बाय आर कितना है? 2। तो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा? देखो 50 इंटू 100 कितना हो गया? 5000, और 5000 डिवाइड बाय 2, तो ये 0.01 मतलब कितना हो गया? 50 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.05 कूलम। नेक्स्ट, a coil of area is placed in xy plane, a uniform magnetic field this, the EMF induced in the coil. देखो बेटा इसमें जो कॉइल है वो xy प्लेन में, मतलब ये जो तुम्हें सामने स्क्रीन दिख रही है वो xy प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड x की तरफ है। तो अगर तुम कॉइल को देखोगे तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? तुम्हारी तरफ आएगा, मतलब एरिया वेक्टर तो z की तरफ हो गया, ये I की तरफ हो गया, तो दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? और जब दोनों परपेंडिकुलर हुए तो क्या होगा? ईएमएफ आएगा ही नहीं, सीधी बात, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होने वाला उसमें। तो नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल इज 0.3 हेनरी। इफ द करंट इन द वन कॉइल इज चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 40 एम्पियर इन 0, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? -mdi/dt। तो m कितना दे रखा आपने को? 0.3। di कितना हो रहा है? फाइनल 40 इनिशियल 10 डिवाइड बाय टाइम कितना दे रखा है? 0.01 गिवन है। तो 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30, और 30 अपॉन 0.01 मतलब कितना हो गया? 3000। तो -0.3 इंटू 3000, एक डेसिमल हटेगा तो कितना हो जाएगा? 900। देखो इसमें तुम्हें एरर कराई जा सकती है, छोटे से डिफरेंस दे रखे, तो वैल्यू का बहुत अच्छे से ध्यान में देना है। बी कितना आ गया हमारे पास? 900 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट थिंग, एसी अमीटर मेजर। डीसी पता है डीसी करंट मेजर करता है, तो एसी क्या मेजर करेगा? एसी करंट, लेकिन पीक मेजर करेगा, एवरेज मेजर करेगा या आरएमएस मेजर करेगा? तीन चीजें ना हमारे पास, आई नॉट, पीक, एवरेज, आरएमएस। क्या मेजर करता है वो मेजर करता है कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर करंट ओवर वन पीरियड ऑफ टाइम। A coil having inductance of 1 millihenry is connected to an AC source. Its inductive reactance will be obtained 1 ohm. Then angular frequency is what? Very easy question. Inductive reactance XL कितना होता है? ओमेगा L होता है। देखो यहाँ यूनिट से पता लगना चाहिए कि क्या पूछा गया है? ओमेगा पूछा गया है। X कितना है? XL कितना है हमारे पास? 1 ओम दे रखा है ओमेगा, और L कितना है? 10 की पावर -3। जब ये इसके डिवाइड में जाएगा तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। XC क्या होता है? 1/ω/c होता है। ठीक है, याद कैसे रखना है? जैसे करंट वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है, पीछे चलता है, तो वोल्टेज क्या होगा? आगे चलेगा। इसमें इंडक्टर ही याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद रहेगा तुम्हें। 31. In series LCR, V1, V2, V3 voltmeter are connected with respectively an ammeter A also connected as shown in the figure. V3 will be.
देखो V1 का वोल्टेज कितना दे रखा है, जो इंडक्टर के ऊपर है 400 वोल्ट, कैपेसिटर के ऊपर कितना है 400 वोल्ट, तो VR कितना दे रखा है क्वेश्चन मार्क। और किससे कनेक्ट किया है, 220 से कनेक्ट किया है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। लेकिन VL और VC दोनों तो सेम है, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, 400 माइनस 400, तो V किसके बराबर आ गया, VR के बराबर। तो 220 वोल्ट ही हो गया। और देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्वेश्चन देके समझ में आना चाहिए कि ये V1 और V2 जो है उसका वोल्टेज सेम है। क्या रहा है, वोल्टेज सेम है और सीरीज कनेक्शन है, तो करंट सेम जाएगा। इसका मतलब इनका XL और XC बराबर है, और XL और XC बराबर है तो वो कंडीशन कौन सी होती है, रेजोनेंस वाली कंडीशन। तो इसका जो फाइनल हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा Z, वो R के बराबर होगा। तो I कितना हो गया, 220/100, 2.2 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज 222.2 एम्पियर। 32. Electromagnetic radiation of intensity I is made incident normally on a perfect non-reflecting surface. Reflecting मतलब bounce back होना, non-reflecting वहीं पे absorb हो जाना. The pressure develop on the surface is. Pressure क्या होता है, force by area. Force क्या होता है, momentum by time. तो P by T हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 80, राइट। और मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, U एक्ट, राइट। तो U अपॉन CAT, ठीक है। तो प्रेशर की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप हमारे पास, सॉरी ये क्या स्मॉल टाइम होगा नाउ। तो देखो एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, पावर, और पावर अपॉन एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी। इसका मतलब ये क्या आ गया, I/C आ गया। तो दिस इज प्रेशर, I/C। 33 नंबर, एवरेज फ्लक्स वॉट पर सेंटीमीटर। देखो फ्लक्स मतलब सिंपली यही होता है इंटेंसिटी, कितना आ रहा है 20 वॉट पर सेंटीमीटर सरफेस पे आ रहा है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया दिस, एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस इज 1 टाइम मिनट स्पेन इज वॉट। तो देखो जनरली अगर तुम सोचो डायरेक्टली एनर्जी क्या होगी, दैट इज यू। यहाँ पे वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 20 × 20। वॉट बचा कि नहीं बचा, और वॉट क्या होता है, पावर का यूनिट। तो एनर्जी निकालनी है तो पावर इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो टाइम कितना है अपने पास 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 24,000, राइट। तो 2.4 × 24 × कितना हो जाएगा 10⁻³ इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ये सीधा ऐसे ही बन जाता है UIAT। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब ऑफ 4 mm when refractive index is this and second is what। देखो ये स्लैब है, जब लाइट इसके थ्रू पास होगी तो बाहर उसकी स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸। इसका थिकनेस दे रखा है कितना 4 mm, लेकिन लाइट मुझे बताओ जब इसके अंदर एंटर करेगी तो क्या उसका स्पीड उतना ही रहेगा ना, स्पीड चेंज होगा। n = कितना हो गया C/v, तो v = कितना होगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 3। v कितना आ गया 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10⁻³ जो थिकनेस दे रखा है कितना 4 mm, तो 4 × 10⁻³ और स्पीड कितना है 10⁸। तो हमारे पास टाइम कितना हो गया 4 × 10⁻11 सेकेंड, वेरी छोटा टाइम। 34 का ए। 35, अ बर्ड व्यू ऑफ फिश 3 मीटर डेप्थ इन वाटर, रियल डेप्थ ऑफ फिश इज। देखो अंदर साइड में दिख रहा है, तो अंदर साइड वाली वैल्यू जो होती है वो रियल से क्या होती है, कम होती है। तो फॉर्मूला हमेशा क्या होगा n डिवाइड में आएगा। ये इस तरीके से याद रखना है। d' कितना दे रखा है अपने को, जो बर्ड देख पा रहा है वो 3 दे रखा है। d डिवाइड बाय कितना हो गया 4/3।
तो हमारे पास d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/3, तो 4 मीटर। लेकिन अंदर से जो बाहर की तरफ देखते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या आता है, एच डैश इज इक्वल टू एन इंटू एच आता है, उसमें वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है, और इसमें क्या आएगी डिवाइड में। 36 फॉर राइट एंगल प्रिज्म से आई इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे शोन इन द फिगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो देखो बेटा ये रे यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रही और यहाँ पे जा रही सीधा है, और क्या हो रहा है उसका टी आई आर हो रहा है। तो टी आई आर में क्या होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1/n है ना। तो ये कितना है 45 1/n 1/√2, तो n इज इक्वल टू सीधा कितना हो जाएगा √2। रेसिप्रोकल कर देना है क्योंकि ये आएगा तुम्हारे पास 1/√2 इज इक्वल टू 1/n, तो n इज इक्वल टू √2 हो गया। A convex lens is in contact with concave lens. Their ratio of powers is 2/3 and focal length of combination is 30 centimeter. The individual focal lengths are, देखो एक तो उनका पावर का रेशियो दिया मतलब P1/P2 इज इक्वल टू 2/3, लेकिन कॉनकेव पहला कॉनकेव लेंस है, सॉरी पहला कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स x मतलब पॉजिटिव तो 1/f1 हो गया, कॉनकेव मतलब नेगेटिव तो -f2 हो गया। दिस इज 2/3, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ f2/f1 इज इक्वल टू 2/3। तो f2 तो कितना हो गया तुम्हारे पास माइनस ऑफ 2/3f1 हो गया। दूसरी चीज उन्होंने क्या दी है कि जो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ है मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2, कितना दे रखा अपने को, क्योंकि प्लस होता है लेकिन कॉन्केव का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/f कितना दे रखा अपने को 30, दिस इज व्हाट 1/f1। अब देखो इस 2/3 को मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये f2 की जगह उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 3/2f1 हो जाएगा, राइट। यहाँ से f1 कॉमन, तो कितना हो गया 1 + 3/2 कितना हो जाएगा 5/2, उसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2/30 इंटू 5 दैट इज 1/f1। तो f1 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 75 सेंटीमीटर 150/2, ठीक है। और अगर ये 75 आता है तो मुझे बताओ f2 कितना होगा तुम्हारे पास 2/3 मीन्स -50, तो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास 75 एंड 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थिंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 5, उसके ऑब्जेक्टिव का दे रखा है तो m0 कितना दे रखा अपने को 5, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30 मतलब m कितना दे रखा है 30, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस होता है ME। तो तुम्हारे पास आईपीस का कितना आएगा m/m0 मतलब कितना हो गया 6 हो गया। देखो जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है किसकी वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है -L/f0 इंटू नियर पॉइंट के लिए क्या होता है 1 + d/fe, और इस केस में सेपरेशन ऑफ लेंस कितना होता है V0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE। लेकिन जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है फाइनल इमेज, उस टाइम पे तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -L/f0 इंटू वॉट d/fe, और इस कंडीशन में जो सेपरेशन होता है वो कितना हो जाएगा V0 प्लस fe हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, the refractive index of transparent cylindrical rod is 2/√3 as shown in the figure. The ray incident at midpoint of the one end, for which angle of incidence the ray become parallel to the length of rod। देखो ये पैरेलल हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो जस्ट किस पे होना चाहिए क्रिटिकल एंगल पे। तो साइन थीटा से कितना होता है हमारे पास 1/n होता है, तो साइन थीटा से इज इक्वल टू 1/2/√3, तो साइन थीटा से कितना हो जाएगा
√3/2, तो थीटा से कितना आएगा अपने पास 60 डिग्री आएगा, क्योंकि साइन 60 √3/। अब देखो ये एंगल अगर तुम्हारे पास 60 आ रहा है, ये 90 है, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। 60 + 90 150, 180 - 150 इज व्हाट 30 डिग्री। तो हमें थीटा निकालना है, तो फर्स्ट मीडियम क्या है एयर, तो साइन थीटा। सेकेंड मीडियम कितना है 2/√3 इंटू व्हाट साइन 30, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2/√3, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 खचा, बचा क्या हमारे पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। द करेक्ट आंसर इज व्हाट ए। नेक्स्ट, in Young's double slit experiment, dark fringe of fifth order is obtained at point P on the screen, so part difference between P on the screen is what? तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर, क्योंकि डार्क फ्रिंज मतलब क्या हो गया यंग्स में मिनिमा, और मिनिमा में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था 2n-1 λ/2, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ ऑर्डर बोला है, तो 2 × 5 - 1 इंटू वॉट λ/2, तो कितना हो जाएगा 9 λ/2। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट सी। यही चीज मैक्सिमा के लिए क्या होती है n λ, लेकिन डिफ्रैक्शन में देखें तो दोनों में λ/2 ऐड कर देना, कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। 41 रे इंसिडेंस एट 60 डिग्री एंड रिफ्लेक्टेड ray completely polarized, then speed of refracted light in the denser medium is, याद करो ब्रूस्टर लो। ब्रूस्टर लो क्या कहता है कि जब रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर होती है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमें रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा है वो कौन सा एंगल है, ब्रूस्टर एंगल है। तो IB कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और IB अगर 60 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा tan 60, tan IB होता है, मीन्स कितना आ गया √3। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है c/v, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √3, तो 3/√3 कितना हो गया √3। तो इस तरीके से लैंग्वेज में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट दे देंगे वो, तो हमें कॉन्सेप्ट भी याद रहना चाहिए। When a metal surface with 2.1 electron volt work function is radiated with a photon of this, value of stopping potential is, तो हमारे पास EV0 इज इक्वल टू क्या होता है E-5 होता है। E कितना मिल रहा है उसको 6 EV, और कितना वर्क फंक्शन है उसका 2.1 E। तो देखो V0 EV0 कितना हो जाएगा हमारे पास, E कैंसिल हो जाएगा, तो V0 इज इक्वल टू कितना आएगा 3.9 आएगा वोल्ट में। लेकिन देखो अब कन्फ्यूजन क्या होता है पता है, आंसर हमारा 3.9 वोल्ट आता है, तो हमें क्या लगता है कि वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.9 होगा। देखो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ भी दे रखी है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर V0 क्या हो जाएगा -3.9। ये अच्छे से ध्यान में रखना है तुम्हें। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट डी। 43 गिवन ग्राफ V02 ग्रेटर देन V0, इसका मतलब ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 जो है वो V01 से ज्यादा है। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मीन्स अगर तुम्हारे पास F2 ग्रेटर देन F1 है तो K2 भी ग्रेटर देन K1 होगा। इसका मतलब सेकेंड वाले का इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी पहले वाले से ज्यादा होगा। अगर सेकेंड वाले का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होना चाहिए। तो V02 क्या हो गया ग्रेटर देन V01 हो गया। तो याद करो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो λ2 क्या हो गया लेस देन λ1 हो गया। तो विच इज करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, क्योंकि यहाँ पे λ1 ज्यादा है इसलिए बी मत कर देना। नाउ what is the frequency in hertz of emitted radiation when an electron jumps from fourth orbit to second orbit in hydrogen atom। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा है, कहाँ से जा रहा है वो
फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू क्या है, r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। अब तुम्हारे पास c इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा। तो यहाँ पे अगर मैं 1/λ लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, f/c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/λ, c नीचे चला गया, तो मैं यहाँ पे f/c लिख लेता हूँ। r कितना है हमारे पास, 10 की पावर, देखो ये यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है ना, ये ध्यान रखना, ये 10 की पावर 5 सेंटीमीटर मतलब 1/सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 7 होगा। 1/n1 स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर, n2 स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, c मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 × 10⁸ इंटू 10 की पावर 7, ये 1/4 माइनस 1/16, 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12, 12/64, 16 माइनस 4/64, तो 12 बाय कितना होगा 64, दैट इज व्हाट 3/16। तो देखो 3 × 10 की पावर 15 इंटू 3/16 कितना हो जाएगा, 9/16। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 9/16 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। नेक्स्ट थिंग 45 क्वेश्चन आज का, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो देखो हमें टोटल एनर्जी दे रखा है, E इज इक्वल टू -13.6 eV। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड, तो काइनेटिक एनर्जी 13.6 आ जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ट्वाइस होता है इसका, तो वो 2 × -13.6 मीन्स कितना हो जाएगा, -227.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और जनरली अगर देखा जाए तो En क्या होता है, -13.6 Z²/n² होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 13.6 और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस के साइन भी दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड भूल गए तो भी गया। A radioactive substance disintegrate 1/64 value in 15 hour. How many hours is the half life of this substance? देखो T 15 hours दे रखा है और T इज इक्वल टू क्या होता है, NT हाफ होता है, मतलब N टाइम्स उसका हाफ डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है N/n0 का, वो होता है 1/2 की पावर n। अब देखो यहाँ पे 1/64 डिसइंटीग्रेट हो चुका है, मतलब ये कितना हो गया 1/64, और ये 1/2 की पावर क्या हो गया, n हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो हमारे पास n कितना आ गया, 6 आ, मतलब 6 बार उसका हाफ डिसइंटीग्रेशन हुआ है। जैसे 1000 का 500, 500 का 250, 250 का 125, इस तरीके से हाफ हाफ डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो हमारे पास T कितना है, 15 आवर, N 6 है और T हाफ, तो कितना हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू 2.5 आवर 47 बाय मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, उन न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करता है कौन, मॉडरेटर। तो मूविंग न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडरेटर का फंक्शन है। अब कूलेंट में हम जनरली क्या काम लेते हैं, या तो सोडियम वाटर या फिर हम जनरली यूज कर लेते हैं क्या, H2O। लेकिन मॉडरेटर के लिए भी क्या यूज किया जाता है, या तो हैवी वाटर D2O, और नहीं मिला तो H2, ठीक है। ये दोनों चीजें यूज होती हैं। इसके बाद में कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स क्या होती है, जो कि रिएक्शन की रेट को मेंटेन करके रखती है, तो वो क्या होती है, या तो कैडमियम रोड्स या फिर बोरोन रोड्स यूज होती है। तो इतनी चीजें अपने को अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। PN जंक्शन डायोड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 25 ओम फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस में तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब करंट तो पास होगा नहीं रिवर्स बायस में। द करंट इन द डायोड इज व्हाट, तो देखो बेटा ये 25 और 10 किस में हो गया, सीरीज में, मतलब टोटल 35 हो गया।
P साइड से 5 वोल्ट कनेक्टेड है और N साइड से 0 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये कौन से कनेक्शन में है? फॉरवर्ड बायस में, तो डेफिनेटली करंट पास होगा। मैंने लास्ट 03 वाले शॉर्ट में एक रिवर्स बायस का बताया था, आज लिया है मैंने फॉरवर्ड बायस का। तो 5 हो गया वोल्टेज, तो I इंटू कितना हो जाएगा 25 प्लस 10, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो I कितना हो गया 5/35, दैट इज व्हाट 1/7 एम्पियर। आज का क्वेश्चन नंबर 49। देखो यहां से लाइट क्या हो रही है? एमिट हो रही है। हमें क्या पूछा? एलईडी, और एलईडी का फंक्शन क्या होता है? लाइट को एमिट करना। तो यहां से लाइट एमिट हो रही है, तो दिस इज एलईडी। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये क्या हो गया? फोटो डायोड, जो कि फायर अलार्म का काम करता है। यहाँ पे देखो जेड जैसा शेप बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया? जेनर डायोड। और यहाँ पे बैटरी जैसे सिग्नल पे इंसिडेंस बताया, इसका मतलब ये क्या हो गया? सोलर सेल। नेक्स्ट थिंग, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज इक्विवेलेंट टू द लॉजिक सर्किट एंड और नैंड, मतलब इससे बताना है। देखो ये जो डी शेप है एंड, ऐसे ही ध्यान रखना है, तो ये एंड का सिंबल है। तो ए, ये नॉट गेट है, तो यहाँ इनपुट क्या आएगा? ए बार। यहाँ नॉट है, तो ये भी इनपुट क्या आएगा? बी बार। और हमारे पास ए बार डॉट क्या आएगा? बी बार आएगा। ये फाइनल आउटपुट होगा। लेकिन क्या ये एंड गेट है? नहीं है। फाइनली जो आ रहा है एंड गेट का सिंबल नहीं आ रहा है। क्या ये और गेट में आ रहा है? वो अभी हमें पता नहीं है। नैंड में आ नहीं सकता है, क्योंकि नैंड में क्या होता है? ए डॉट बी बार होता है। तो दो चीजें तो अपनी कैंसिल होगी। अब हमें चेक करना और के लिए, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ए डॉट बी बार से। लेकिन हम देखें इसका, किसका? नॉर का। और नॉर में क्या होता है? ए प्लस बी पे बार होता है। जब इस बार को तोड़ेंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉट में। और ए बार डॉट क्या हो जाएगा? बी बार। मतलब ये फाइनली क्या शो कर रहा है? नॉर गेट को शो कर रहा है। तो बच्चों आज के टारगेट के हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी तुम्हें क्वेरीज लगती है वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके वहाँ पे फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैं PDF टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।